ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। मान बनाओ, कितना ज़्यादा रखना। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं नितिन ठाकुर हूं और ये मनी मैनेजर का 8वां एपिसोड है। मनी मैनेजर यानी वो जगह जहां फाइनेंस से जुड़े टॉपिक्स को आसान भाषा में समझा और समझाया जाता है। हमारे साथ हर शनिवार जुड़ते हैं शुभम शंखधार, हमारे पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट। तो बताता हूं आपको आज का टॉपिक। हम बात करेंगे एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट की। विस्तार से समझेंगे कि एफडी होता क्या है, क्यों इसे सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जब भी किसी से आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो क्यों कोई फटाक से कह देता है एफडी कर लो। आज के समय में एफडी कितने फायदे का सौदा रह गया है और क्यों लगातार एफडी पर मिलने वाला ब्याज कम होता जा रहा है। इसके अलावा कई और सवालों के जवाब भी लेंगे। हमारा नारा है बचाते रहो। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कमाने और बचाने का सिलसिला। स्वागत है शुभम जी आपका। शुक्रिया। शुभम शंखधार का परिचय ये है कि आप फाइनेंस और मार्केट की खबरों पर बारीकी से नजर रखते हैं। इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में एसोसिएट एडिटर हैं। चलिए सर, शुरू करते हैं पहले सवाल से जो हर बार पूछता हूं। ये बताइए कि आपने बात करने के लिए आज एफडी को क्यों चुना? जी देखिए, फिक्स डिपॉजिट अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो बहुत लोकप्रिय माध्यम है निवेश करने का। अगर आप देखें, गांव से शहरों तक एक ऐसा निवेश विकल्प जिस पर हर व्यक्ति भरोसा करता है। हर तीसरा व्यक्ति आपको राय देता मिल जाएगा कि अगर आपको बैंक में एफडी करा दीजिए तो आपको निश्चित रिटर्न निश्चित समय बाद मिल जाएगा। लेकिन इसके कई ऐसे पहलू हैं जिनको समझना या समझाना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। क्यों आज के समय में एफडी प्रासंगिक नहीं रह गई है, क्यों आज के समय में एफडी से ज्यादा बेहतर विकल्प जब मार्केट में उपलब्ध हैं हम उस पर नहीं जाते हैं। तो एफडी की बारीकियों को समझना जरूरी है। एफडी कई तरह की होती है। कई बार इसलिए अगर आपको एफडी भी करनी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो रिस्क नहीं ले सकते, अपनी ओल्ड एज में है, रिटायरमेंट के करीब है, उनका रिटायरमेंट का फंड है, वो एक 30 साल या 35 साल के व्यक्ति की तरह जोखिम नहीं ले सकते हैं। तो उनके लिए भी एफडी में कई ऐसी एफडी होती हैं, लेडर एफडी होती है, स्वीप एफडी होती है, फ्लेक्सी होती है। तो हमें एफडी में भी कई ऐसे विकल्प हैं जिन पर विचार करना चाहिए। हमें सिंपल प्लेन वनीला एफडी जाकर बैंक में नहीं करा देनी चाहिए। तमाम मुद्दे थे, तमाम बारीकियां थी। मुझे लगा कि आज का मनी मैनेजर हम लोग इस पर कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर। तो जल्दी से बताता हूं कि मनी मैनेजर में आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले हफ्ते की बड़ी खबरें पढ़ूंगा, शुभम से लूंगा उन पर एक्सपर्ट कमेंट, फिर समझेंगे एफडी के बेसिक्स। इसके बाद हमारा सेगमेंट है हाँ जी और ना जी। हाँ जी में पूछेंगे कि एफडी के फायदे क्या हैं और ना जी में शुभम बताएंगे कि एफडी अगर ना भी कराएं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। फिर तलाशेंगे इसी टॉपिक से जुड़े बारीक से बारीक सवालों के जवाब और लास्ट में बजेगी क्लोजिंग बेल, यानी अगले हफ्ते की उन खबरों के बारे में आपको बताएंगे जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सुनाता हूं अब टॉप न्यूज ऑफ द वीक। पहली हेडलाइन शुभम जी, केंद्र सरकार के नए श्रम विधेयक को सदन की मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद अब ग्रेच्युटी लेने के लिए 5 साल की लिमिट को खत्म कर दिया गया है। 1 साल में मिल जाया करेगी। इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर ये कानून बन जाता है, जो अभी कानून बनने की दिशा में है, रास्ते में है, अगर ये बन जाता है तो निश्चित तौर पर जो संसदीय समिति है उसका ये मानना था कि हमको ग्रेच्युटी लेने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये उन तमाम निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खबर है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं। और निजी कंपनियों में अगर हमने ये भी देखा है कि काम करने के लिए जो अवधि है, ये संसदीय समिति का भी एक जो ऑब्जर्वेशन था कि निजी कंपनियों में काम करने की समय अवधि घटती जा रही है। तो ऐसे में अगर लोग 1 साल भी काम करते हैं, 2 साल भी काम करते हैं, तो उनको ग्रेच्युटी का फायदा मिलना चाहिए। ग्रेच्युटी हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आपका जो मूल वेतन होता है उसमें 15 दिन का मूल वेतन दरअसल आपकी ग्रेच्युटी होती है, जो हर साल जुड़ती जाती है और आप 5 साल के बाद अब तक उसके लिए एलिजिबल होते थे। यानी कि जब आप 5 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो हर साल आपका जो मूल वेतन था उसमें से 15 दिन का सैलरी जुड़ती जाती है और अंत में आपको ये मिल जाता है।
एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी समझने वाली है कि आजकल निजी कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हायरिंग होती है कि अगर आप जैसे हम किसी नौकरी के लिए जाते हैं तो हमारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 3 साल बाद अगर मान लीजिए किसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो पाता है, जैसे कोविड की सिचुएशन है, कोविड की सिचुएशन में बहुत सारी कंपनी अपने एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट जो इस दौरान पूरे हो रहे हैं उनको रिन्यू नहीं कर रही हैं। ऐसा जब होता है तब आपको ग्रेच्युटी का नुकसान होता है क्योंकि आप 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ और आप चले गए। ये नया कानून आने के बाद आपको 3 साल में भी ग्रेच्युटी का फायदा मिलेगा। ओके सर, अगली हेडलाइन पढ़ता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त को ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इसके तहत 3 सुविधाओं का ऐलान किया गया था। इनमें से फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर से लागू होनी है। कितना काम आएगा सर ये आम लोगों के? जी देखिए, ये जिस सोच के साथ शुरू की गई थी ये 3 चीजें थी बेसिकली। एक करदाता चार्टर था, एक फेसलेस असेसमेंट था और फेसलेस अपील थी। तो फेसलेस अपील की शुरुआत कल से की गई है और फेसलेस असेसमेंट पिछले साल से ही इनकम टैक्स ने डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया था। एक पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया था करीब 50,000 करदाताओं का। अब हम आते हैं फेसलेस अपील पर। सरकार का जो सोचना है, इसके पीछे की पूरी सोच है वो ये है कि फेसलेस अपील से भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल सही बात है कि जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि कौन से शहर में बैठा कौन सा अधिकारी आपका केस देख रहा है, सुन रहा है या उस पर निर्णय ले रहा है, तो जब 1 to 1 आपका उससे कोई कांटेक्ट नहीं होगा निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। लेकिन एक बड़ा पेच इस दिशा में जो है वो ये है कि जब आप अधिकारी के साथ बैठकर अपनी बात समझाने का आपको मौका नहीं मिलेगा तो पूरी तरीके से आप डिपेंडेंट होंगे उन ईमेल्स पर या उन जवाब देने की प्रक्रिया पर जो आप लिखकर बता पाएंगे। यहाँ पर जो लोगों से मेरी बात हुई, व्यापारियों से, प्रोफेशनल से, सीए से, वकीलों से, उनका ये कहना था कि अगर आप किसी अधिकारी को अपनी बात बैठालकर समझाते तो कई ऐसी व्यवहारिक चीजें होती है जो लिखकर नहीं समझाई जा सकती। अब क्योंकि हमारे पास लिखकर ही समझाने का विकल्प बचेगा और अधिकारी भी उस लिखे हुए को जितना समझ पाता है उस पर अपना निर्णय देगा। अगर उसने पेनल्टी लगानी है तो वो लगाएगा। तो ये एक बड़ा रोड़ा है मुझे लगता है इस दिशा में, इस राह में, कि अगर कोई व्यापारी अगर उस पर कोई पेनल्टी लगती है या उसका कोई टैक्स की डिमांड निकलती है तो उसे किसी प्रोफेशनल की मदद से लिखना ही पड़ेगा और वो मेल्स इसमें प्रॉपरली ड्राफ्ट हों, नियम कायदे कानून के साथ हो कि वो अपनी बात पूरी तरह कह पाएं। और ये काम छोटा व्यापारी शायद नहीं कर पाएगा। अगर वो ये काम पूरी तरीके से नहीं कर पाया तो उस पर पेनल्टी लगेगी। रही बात अपील की, ये भी मैं क्लियर कर दूं अपने श्रोताओं को कि अगर कोई टैक्स अधिकारी पेनल्टी लगाता है तो उसकी अपील कमिश्नर ऑफिस में होती है। कमिश्नर ऑफिस में भी राहत नहीं मिलती है तो उसकी अपील ट्रिब्यूनल में होती है। वहां नहीं मिलती है तो हाई कोर्ट और वहां नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट। ये एक पूरा पाथ है। समझना ये जरूरी है कि अगर आप नीचे टैक्स अधिकारी के निर्णय से मान लीजिए कि संतुष्ट नहीं और आप अपील करते हैं तो अपील करने से पहले आपको उसका 20% पैसा जमा करना होता है। एक दूसरा ये समझना जरूरी है कि इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करने में 4 से 5 साल का समय लगता है। अब आप छोटे व्यापारी के नजरिए से सोचिए, अगर उस पर 1 करोड़ की पेनल्टी की बात है या मान लीजिए कि एक ड्राफ्ट डिमांड आई है टैक्स की तो उसे 20 लाख रुपए पहले जमा करने पड़ेंगे और फिर 4 से 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। छोटा व्यापारी खत्म, उसकी वर्किंग कैपिटल में से या उसके मुनाफे में से अगर आप इतना निकाल देते हैं। और ये स्थिति तब मैं बता रहा हूँ जब मान लीजिए उसकी गलती नहीं है, भूलवश या किसी कारण या किसी व्यवहारिक व्यवस्था की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। अगर उसने गलती की है तो बिल्कुल उस पर पेनल्टी लगनी चाहिए और उससे वसूली जानी चाहिए। लेकिन आप ये भी हमें समझना जरूरी है कि अगर कोई ऐसा व्यापारी है जो भूल चूक की वजह से या किसी व्यवहारिक दिक्कत की वजह से ऐसा नहीं कर पाया तो वो बात शायद अपने अधिकारी को वो बैठाल कर समझा सकता था, जो लिखकर समझाना मुश्किल होगा। और ये चिंता आप अगर अभी इस नए कानून के बाद, नए चार्टर के बाद या नए असेसमेंट के बाद जाकर देखें, समझें जमीन पर, तो व्यापारियों के बीच, प्रोफेशनल्स के बीच ये चिंता उभर कर आ रही है। जी सर, आपने बड़े विस्तार में समझाया। अच्छा, एक खबर और है जो पिछले हफ्ते आई। अमेरिकी कंपनी हार्ले डेविडसन ने भारत में अपना प्रोडक्शन और सेल्स ऑपरेशन बंद करने की घोषणा कर दी है। बीते 3 साल में 3 अमेरिकी कंपनियां भारत छोड़कर जा चुकी हैं। शुभम जी देखिए, वजह अलग अलग थी। हमें ये समझना होगा कि कोविड से पहले 2 कंपनियां गई और फोर्ड का जाना, फोर्ड अपना ज्यादातर चीजें महिंद्रा एंड महिंद्रा को बेचकर और यहाँ से निकली। जनरल मोटर्स आई बट सफल नहीं हो पाई। जनरल मोटर्स की कोई भी एक बड़ी कार हम ऐसी नहीं जानते हैं जो बहुत हाथों हाथ बिकी हो। तो हमको ऐसा लगता है कि उन दोनों के जाने की वजह जो थी वो कंपटीशन को फेस ना कर पाना या बाजार में अपनी जगह ना बना पाना थी। जबकि
अगर आप हार्ले डेविडसन देखें तो हार्ले डेविडसन के संग एक दूसरी स्थिति है। हार्ले डेविडसन ने पिछले साल केवल 2676 समथिंग, मतलब 2700 से नीचे का नंबर था, अगर एक दो मैं ऊपर नीचे गलत बोल रहा हूँ तो 2600 बाइक बेचने वाली कंपनी जो सबसे महंगी बाइक बेचती है, और जिसका कुछ दिन पहले ये बयान आया था कि वो ऐसे बाजारों पर फोकस करना चाहेगी जो उसके कोर मार्केट है, जहां से उसे डिमांड निकलती है। इंडिया की इकोनॉमी जब मौजूदा वित्त वर्ष में -9% और 10% रहने का अनुमान है, आने वाले 2 से 3 साल हमें लगता है कि प्री कोविड 7 तिमाहियां या 8 तिमाहियों तक के अनुमान हमारे सामने है कि अभी हमको प्री कोविड लेवल आने में लग जाएंगे। जब ऐसी स्थिति हमारे सामने हो, रोजगार जाने के नंबर हो, औद्योगिक उत्पादन गिरा हो, अर्थव्यवस्था गर्त में जाती दिख रही हो, तब एक ऐसी कंपनी का बाजार से निकलना जिनकी बाइक्स बहुत महंगी हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ा कंपनी के नजरिए से देखें तो स्वाभाविक है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो हमारे लिए बहुत खराब है। एक कंपनी का भारत से जाना, जब मेक इन इंडिया और एफडीआई और निवेश को लाने की बात चल रही हो। दूसरा, उस कंपनी के जो शोरूम होंगे, उस कंपनी के जो डीलर्स होंगे, भारत में करीब शायद 35 डीलर, अगर मैं गलत नंबर कोट नहीं कर रहा हूँ, फाडा का जो बयान है कल का, उस पर 2000 लोगों की नौकरियां जाएंगी। प्लस जो लोग हार्ले डेविडसन चला रहे हैं उनके लिए पार्ट्स, एसेसरीज का मिलना मुश्किल हो जाएगा। प्लस हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब कोई कंपनी भारत में आती है, उसके 35 शोरूम भी हैं अगर, और उसका एक असेंबली प्लांट है हरियाणा में, वावल में, तो उसके इर्द गिर्द एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है। हमने भी देखा कि हमारे ऑफिस के इर्द गिर्द बहुत सारी शॉप्स, छोटी छोटी चाय की दुकानें, बहुत नाश्ते की दुकानें, लोग आउटिंग के लिए आसपास जाते हैं, तो हम देखते हैं हर ऑफिस के बाहर अपना एक इकोसिस्टम होता है जिस पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोगों की जीविका चलती है। तो हमें ये समझना होगा कि किसी कंपनी का भारत से जाना केवल एक जाना नहीं है, बल्कि कई तरह से वो हमको प्रभावित करता है। बेशक शुभम जी। अच्छा, चौथी हेडलाइन है, श्रम सुधार विधेयक पास हुआ इसी हफ्ते। अब जिन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 300 से कम है, वो बिना सरकारी इजाजत के अपने कर्मचारियों की छटनी कर सकेंगी। पहले ये संख्या थी 100। बहुत सारे रिफॉर्म हो रहे हैं आजकल, क्या इसे भी रिफॉर्म वाली श्रेणी में रखना चाहिए? जी देखिए नितिन जी, ये जो खबर है निश्चित तौर पर सुधार एक सतत प्रक्रिया, लगातार प्रक्रिया, ये नहीं कहा जा सकता कि ये सुधार की श्रेणी में रखा जाए ना रखा जाए। निश्चित तौर पर कि अगर कंपनियों की तरफ से मांग थी कि वो कर्मचारियों की छटनी के लिए कम नंबर्स लाएं और उसके बाद सरकार ने इस पर विचार किया है, तो निश्चित तौर पर ये कंपनियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ईज ऑफ डूइंग में अगर आप देखें उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक सकारात्मक खबर हो सकती है। हालांकि इसके साथ साथ एक यूनियंस के लिए भी नया नियम आया है कि वो अब हड़ताल करने के लिए उन्हें थोड़ा पहले से सूचना देनी होगी, उसके बाद वो हड़ताल पर जा सकती है। ये अवधि अभी केवल 6 हफ्ते की थी। तो ये थी बीते हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें जिनका नाता रिश्ता आपकी जेब से है। अब आते हैं टॉपिक पर। शुभम जी, ये समझाइए कि एफडी क्या होती है? जी देखिए, एफडी फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा जिसे कहते हैं। एफडी किसी भी बैंक में आप जाकर, आपका जो भी सेविंग अकाउंट जहां है, वहां जाकर आप एक निश्चित अवधि के लिए वो पैसा फिक्स कर देते हैं बैंक के पास। क्योंकि वो पैसा फिक्स हो जाता है, उससे पहले आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। कि जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीना, 3 महीना, अलग अलग ये समय अवधि होती है। कोई व्यक्ति, जैसे सपोज कीजिए कि 7% पर या 6% पर कोई बैंक एफडी ले रहा है, अगर आज आपने 1 लाख रुपया जमा किया, मान लीजिए 26 सितंबर 2020 को, तो आपको 26 सितंबर 2021 को 7% ब्याज जुड़कर वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। एफडी का सिंपल सा मतलब यह है कि जहां जोखिम ना हो और आपने अपना पैसा एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर, जो पहले से तय है, जिस दिन आप एफडी करा रहे हैं उस दिन की ब्याज दर जो तय है उस पर आप जब जमा करते हैं उसको एफडी कहते हैं। अच्छा, एक बात जो हम हमेशा देखते सुनते हैं कि किसी से भी पूछिए इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो तुरंत कह देगा एफडी करा लीजिए, एफडी में पैसा डाल दीजिए। ये इतनी भरोसे लायक चीज कैसे बन गई? क्यों भरोसा करते हैं लोग इस पर इतना? जी देखिए, इस पर भरोसा इसलिए करते हैं कि जब आप किसी बैंक में जाकर एफडी कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि जो एसबीआई है वो देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, और देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक होने से ज्यादा बड़ी बात यह है कि देश के जो अन्य बैंक हैं उसमें जितनी जमा है उसका लगभग दो गुना केवल एसबीआई में जमा, यानी कि जमा के लिए लोग एसबीआई पर भरोसा करते हैं। अब ये जमा किस तरह होती है, तो जमा के जो मुख्य वो हैं वो एक तो आपके हो गए एफडी, दूसरा हो गया सेविंग अकाउंट, तीसरा अगर आपने कोई और ऐसा प्रोडक्ट खरीद रखा है बैंक में, आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखा है या किसी तरीके से, तो वो एक नंबर अभी हाल का मैं आपको बताता हूँ कि
जो 6 निजी बैंक हैं देश के सबसे बड़े, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDBI बैंक और इंडसइंड बैंक, इन 6 में मिलाकर जो टोटल पैसा जमा है उतना अकेले केवल SBI में जो जमा है वो 32.7 लाख करोड़ रुपया SBI में जमा है। अब SBI में इतनी बड़ी जमा मतलब क्या है? SBI एक सरकारी बैंक है जिसके पीछे सरकार खड़ी है, तो लोगों को जो भरोसा है वो सरकार की वजह से है, सरकारी बैंक की वजह से, और उनको ये पता है कि हमारा पैसा यहाँ सुरक्षित है। पैसे के साथ व्यक्ति रिटर्न से पहले जोखिम के बारे में सोचता है। अगर आप किसी व्यक्ति से ये कहें कि आप हमको 1 लाख रुपया दीजिए और हम आपको 14% रिटर्न देंगे, और SBI ये कहे कि आप हमको 1 लाख रुपया दीजिए और हम आपको 5% रिटर्न देंगे, तो भी उम्मीद इस बात की ज्यादा है कि नितिन ठाकुर या शुभम शंकरार से पहले वो पैसा SBI को मिलेगा, क्योंकि हमारी और आपकी जो साख होगी उसके संग जोखिम जुड़ा होगा। हम और आप कोई बैंक नहीं है, हमारी और आपकी कोई इस तरीके की बैकग्राउंड नहीं है। इवन अगर कोई कंपनी, NBFC, माइक्रो फाइनेंस कंपनी अभी अगर इस तरीके की पेशकश करती है तो भी लोगों का पहला भरोसा SBI जैसे बैंक के पास या बड़े बैंकों के पास होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर पीछे सरकार खड़ी है और हम पूरी तरीके से सेफ हैं। तो जो आपने बात पूछी कि लोग क्यों राय देते हैं, तो लोग राय इसलिए देते हैं कि जोखिम नहीं है, और लोग इतना भरोसा क्यों करते हैं, क्योंकि उसके पीछे सरकार और बैंक पूरे संस्थान खड़े हुए हैं, इसलिए वो भरोसा करते हैं। जी, कुल मिलाकर बात यह है भरोसे की कि एक साख है और लोगों को इसलिए भरोसा है कि भाई ये कहीं जाएगा नहीं, कोई और है तो उतना भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। सालों साल की साख है जो बनी हुई है। अच्छा, अब हाजी और नाजी सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। अगर शुभम जी कहूँ हाजी, तो बताइए कि FD को विकल्प के तौर पर क्यों चुनना चाहिए? जी देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी ऐसी अवस्था में हैं, ऐसी उम्र में हैं जहां पर आपकी जोखिम लेने की क्षमता 0 है। जोखिम लेने की क्षमता ना के बराबर या बहुत कम कब होती है? जब आप अपने रिटायरमेंट के करीब होते हैं। मान लीजिए कि जब आप रिटायर हो रहे हैं और आपका जो फंड है उस पर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। दूसरा, आपको एक रेगुलर इनकम की जरूरत है। तीसरा, आपके पास आपका जो फंड है वो आप पूरी आजीविका चलाने के लिए है। जबकि एक स्थिति ऐसी है कि मान लीजिए 30 साल का, 25 साल का, 35 साल का, 40 साल का कोई व्यक्ति है और उसके रिटायरमेंट 60 का, तो उसके पास 20-25 साल का समय है, तो वो इस पैसे को और जगह निवेश करके, होल्ड करके, जोखिम लेकर अच्छे रिटर्न कमा सकता है। तो मेरा मानना यह है कि FD का विकल्प किन्हें चुनना चाहिए, तो जी उन्हें चुनना चाहिए जो जोखिम लेने की जिनके पास स्थिति नहीं है। दूसरा, जो टैक्स ब्रैकेट के बाहर लोग हैं, क्योंकि FD पर मिलने वाला जो रिटर्न होता है वो टैक्सेबल होता है। तो अगर आप केवल पेंशन पा रहे हैं और आप 5 लाख के दायरे के नीचे हैं और आपका FD का रिटर्न भी टैक्सेबल नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपके लिए FD एक विकल्प है। अब कहूं ना जी, तो समझाइए कि FD अगर नहीं भी कराएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस तो मार्केट में बहुत सारे हैं। जी देखिए, FD क्यों ना कराएं या क्यों FD बहुत सारे लोगों के लिए फेवरेबल नहीं है, इसके पीछे 2 बड़े तर्क हैं। पहला बड़ा तर्क ये है कि हम जिस समय में है, जिस दौर में है, वहां पर जमाओं पर ब्याज दरें लगातार घट रही है। देश से सबसे बड़े बैंक SBI में अगर आज आप FD कराने जाएं तो आपको 5.6% के आसपास की रेट मिल रही है। आपके देश में जो महंगाई की दर है वो 6.93% और 6.5% के आसपास है। यानी कि आपकी FD पर मिलने वाला जो रिटर्न है वो दरअसल महंगाई को भी मात नहीं दे पा रहा है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आपके जीवन जीने की लागत जिस रफ्तार से बढ़ रही है, आपकी निवेश पर आपको उतना रिटर्न भी नहीं मिल रहा है। तो फिर ऐसे निवेश का फायदा क्या है? इससे तो आप खर्च कर उसको खा लीजिए, तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी चीज हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम FD करा रहे हैं और FD पर हमें जो रिटर्न मिल रहा है अगर वो भी टैक्सेबल है, अब मान लीजिए कि मैं शुभम शंकरार 20% या 30% के दायरे में आता हूँ इनकम टैक्स देने से। अब अगर मेरी सैलरी सालाना 10 लाख से ज्यादा है, टैक्स कर योग्य आय 10 लाख से ज्यादा है और मैं 30% के दायरे में आता हूँ, उसके बाद अगर मुझे FD पर 6% रिटर्न मिलता है तो उस पर मिलने वाला रिटर्न भी 30% के दायरे में आएगा। तो 6% का 30% अगर आप निकालिए तो 6×3=18, यानी कि 1.8% रिटर्न को और कम कर दीजिए, तो आपका जो नेट रिटर्न FD पर आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? करीब 4.2%। 4.2% रिटर्न पर अगर आप अपना कोई निवेश करते हैं तो आप कितने बड़े नुकसान में हैं आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है और ये आपने अभी जिक्र कर भी दिया इसका, FD पर या छोटी बचत योजनाओं पर इंक्लूडिंग फिक्स्ड डिपॉजिट जो ब्याज है वो लगातार कम हो रहा है, आप कह भी रहे थे, ऐसा क्यों है सर?
वजह क्या है इसकी? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। लोग ये जानना चाहते हैं कि छोटी बचत योजनाएं, लघु बचत योजनाएं जिन्हें हम कहते हैं, चाहे वो किसान विकास पत्र हो, चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना हो, चाहे वो पीएफ पे मिलने वाला ब्याज हो या एफडी पर मिलने वाला ब्याज हो, बचत खाते पर मिलने वाला ब्याज हो, इन तमाम में क्यों लगातार ब्याज घट रहा है, क्यों जमाओं पर ब्याज घट रहा है, क्यों लगातार जो जमा करता है वो लूट सके। ये समझने की जरूरत है कि जब देश अर्थव्यवस्था में संकट है तो सरकारें और आरबीआई को ये लगता है कि हम अगर कर्ज सस्ता बांटेंगे तो लोग खरीदेंगे। इसको एक साइकिल से समझिए कि अगर आज 6% पे या 7% पे आपको होम लोन मिल रहा है तो आप शायद होम लोन लेकर घर खरीदने का विचार कर सकते हैं, जबकि आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले देखें तो आपको होम लोन 8%, 10% तक मिल रहा था, और अगर अपने सबसे अच्छे समय में देखें तो होम लोन की दर 12%, 14% तक जा चुकी है। तो सरकारों का और जो केंद्रीय बैंक है उसका ये मानना होता है कि अगर अर्थव्यवस्था में कर्ज सस्ता होगा तो लोग खरीदेंगे, तो जो कंपनियां हैं वो ज्यादा बनाएंगी, अगर ज्यादा कारें बिकेंगी तो ज्यादा कारें बनेंगी, ज्यादा कारें बनाने के लिए नई फैक्ट्रियां लगेंगी, नई फैक्ट्रियों के लिए कर्ज चाहिए होगा, यानी कि कंपनियों को भी अगर सस्ता कर्ज मिलेगा तो कंपनियां नए निवेश के प्रति भी प्रोत्साहित होंगी। तो अर्थव्यवस्था में अगर कर्ज सस्ता होगा तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था को सहारा देने में मदद मिलेगी। ठीक है, ये हो गया एक हिस्सा। अब अगर कर्ज सस्ता रखना है तो क्या करना होगा? अगर बैंकों को सस्ता कर्ज देना है तो निश्चित सी बात है कि उनकी जो पूंजी है उसको भी उन्हें सस्ता करना पड़ेगा। अगर एसबीआई को किसी व्यापारी को या किसी होम लोन लेने वाले व्यक्ति को 7% पे कर्ज देना है तो सीधी सी बात है उन्हें कहीं 5% पे पूंजी मिल रही होगी, तभी तो वो 7% पे दे पाएंगे, 2% में अपना खर्चा चला के, ब्रांचेस का, सैलरी का, तमाम एक्सपेंसेस का। तो अब बैंकों पे जो उनकी पूंजी का मुख्य स्रोत है वो क्या है? वो है हमारी और आपकी जमा। हम और आप जो जमा रखते हैं, जब हमें और आपको एफडी पर 6% ब्याज मिलता है, वही 6% का पैसा एसबीआई मान लीजिए 8% के होम लोन में या 10% के कार लोन में या 12-14% के पर्सनल लोन में या एमएसएमई को दिए जाने वाले किसी लोन में दे देता है। अब अगर आपको और हमको एफडी पर वो 8% ब्याज ही देंगे तो वो कैसे आपको 7% पर होम लोन देंगे? पॉसिबल नहीं है। तो ये समझने की जरूरत है कि आपकी जमाओं पर या हमारी जमाओं पर ब्याज दरें इसलिए घट रही हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था में सस्ता कर्ज देने का प्रेशर सरकार पे और आरबीआई पर है। अर्थव्यवस्था जितनी गर्त में जाएगी ये दबाव बढ़ता जाएगा, और ये दबाव जितना बढ़ता जाएगा उतना हमारी और आपकी ब्याज पर, हमारी और आपकी जमाओं पर ब्याज दरें घटती जाएंगी। एक दूसरा पहलू और समझ लीजिए यहाँ पर, वो ये है कि देश में सबसे सस्ता कर्ज कौन सा माना जाता है? देश में सबसे सुरक्षित और सस्ता कर्ज माना जाता है सरकारी बैंक की बॉन्ड, यानी कि सरकार जो बॉन्ड निकालती है उसका जो रेट है वही दरअसल सभी जमाओं का एक बेंचमार्क रेट होता है जिस पर वो तय होती है। अब अगर सरकार की जो 10 साल के बॉन्ड है उनकी जो यील्ड है यानी कि जो उस पर मिलने वाला ब्याज है वो 5.5 से 6% के बीच पे चल रहा है। तो जब सरकार 6% पे कर्ज ले रही है, जब सरकार ये कह रही है कि कर्ज की दर 6% है, तो सीधी सी बात है कि एक तरीके से जो हम आप एफडी कराते हैं, हम आप पीएफ का पैसा देते हैं, हम आप ईपीएफ अपनी सैलरी से कटाते हैं, वो भी तो सरकार आपसे कर्ज ही ले रही है। सरकार आपसे ये कह रही है कि आप अपने पीएफ का पैसा या एफडी का पैसा हमें दो, हम आपको 1 साल बाद इतना पैसा वापस करेंगे। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं। तो जब सरकार 6% बॉन्ड पे सरकार को पैसा मिल रहा है तो वो आपको 7%, 8%, 10%, 12% एफडी पर क्यों देगी बताइए? नहीं देगी। तो जितनी तेजी से बॉन्ड की यील्ड घटेगी, हाँ, सब आपस में जुड़ा हुआ है बेसिकली जी। आपकी ब्याज की दर ये भी समझ लीजिए कि आप चाइना में बॉन्ड की यील्ड 3% है, अमेरिका में बॉन्ड की यील्ड 1% से भी कम है। तो अगर वहां पर इतना सस्ता, इसीलिए वहां पर ब्याज जमा पर ब्याज नहीं है। तो हम भी आज नहीं हो सकता, आज से 20 साल बाद, 15 साल बाद उस दिशा में बढ़े जब हमारी ब्याज जमा पर जो ब्याज की दरें हैं, चाहे वो एफडी हो चाहे लघु हो, तो वो और घट जाए और कम हो जाए। जी अच्छा, चिंता बहुत से लोगों को है कि अब एफडी पर जो रिटर्न मिल रहा है वो महंगाई को भी मात नहीं दे रहा है, जैसा आप बता भी रहे थे, कह भी रहे थे। कमाई पर टैक्स अलग से है और भी कुछ रीजंस हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, एक बड़ी चीज मैं ये मानता हूं कि अगर आपको एफडी करानी ही है, मान लीजिए आप रिटायरमेंट के आसपास हैं और आपको एफडी करानी है, तो एफडी में भी कई ऐसे विकल्प हैं जिन पर आपको विचार करना चाहिए। इसके अलावा एफडी से इतर भी कई ऐसे विकल्प हैं जहां पर आपको पूरी सिक्योरिटी के साथ बिना जोखिम के भी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं।
जैसे रिटायरमेंट की बात है तो वय वंदना योजना है, सरकार ने वय वंदना योजना स्पेशली रिटायरमेंट के बाद जो लोग होते हैं रिटायरीज उनके लिए निकाल रखी है। इसी तरह आरबीआई का एक बॉन्ड आता है सीनियर सिटीजन के लिए, जिस पर 7.75% का रिटर्न था, अब वो घट के कम हुआ है कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि विकल्प अगर आपके पास है तो आपको निश्चित तौर पर कंपेयर करना चाहिए। और अगर आप इस स्थिति में कि आप जोखिम ले सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में, तो आप और तमाम निवेश विकल्प में जो आपके पास हैं उनमें आपको अपना वित्तीय सलाहकार की सलाह से अच्छा पोर्टफोलियो बनाए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने बस कहीं से भी पैसा इकट्ठा आया और आपने एफडी करा दी, क्योंकि आपको पता है कि ये सबसे सिक्योर है इसलिए एफडी करा दी। सिक्योर और चीजें भी हैं, और जोखिम अगर आप लेंगे तो कहते हैं कि नो रिस्क नो गेन। अगर आप रिस्क लेंगे तो हो सकता है आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर अच्छा है तो आपको निश्चित तौर पर निवेश करना चाहिए और अच्छे रिटर्न कमाने चाहिए। शुभम जी, अब वक्त हो चला है हमारे रैपिड फायर राउंड का। सवाल पूछूंगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है, बहुत लोग ये भी सलाह देते हैं कि अगर आपको अपने एफडी पर ज़्यादा मुनाफा कमाना है या रिस्क को कम करना है, रिस्क कम करने से मेरा मतलब है अगर उसे आपको बीच में तोड़ना पड़ गया किसी ज़रूरी काम से, तो इसके लिए आप लैडर ऑप्शन का इस्तेमाल करें, अपना इन्वेस्टमेंट तोड़ कर करें। ये लैडर वाला ऑप्शन क्या होता है, कैसे काम करता है? हाँ, लेडर वाला ऑप्शन नितिन मैं आपको बताऊं, जैसे आपको 3 लाख रुपए की एफडी करानी है तो लेडर ऑप्शन आपको ये विकल्प कहता है आपसे, आप अभी 1 साल के लिए कराइए 1 लाख की एफडी, 2 साल के लिए कराइए 1 लाख की एफडी और तीसरे साल की कराइए 1 लाख की एफडी। अब क्या होगा, 1 साल बाद आपकी एक एफडी पक जाएगी, उस पर आपको रिटर्न मिलेगा, रिटर्न आप इस्तेमाल कीजिए और बचे हुए 1 लाख को दोबारा से 3 साल के लिए करा दीजिए। फिर क्या होगा कि अगले साल फिर एक बार पैसा आएगा, आप उसकी अगली लेटर करा देंगे। लेटर मतलब सीढ़ी, यानी कि आपका जो एफडी का रिटर्न आपको मिल रहा है वो रिटर्न आप कमाइए, खाइए, अगर आपको जरूरत है अपनी जरूरत में इस्तेमाल कीजिए और उस पैसे को दोबारा 3 साल के लिए कर दीजिए। जब आप 3-3 साल का साइकिल चलाते जाएंगे तो ये सीढ़ियां बनती चली जाएंगी, इसीलिए इसे लेडर विकल्प कहते हैं। फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट आपको लगता है कि भाई यहाँ से बढ़ सकते हैं, महंगाई बढ़ रही है देश में और यहाँ से आरबीआई इंटरेस्ट रेट को सुधार सकता है और जमा पर ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, तो आपने पूरा पैसा एक समय में ना लगा के इंटरेस्ट रेट का फायदा भी उठा सकते हैं इस विकल्प में। अच्छा, तो ये है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, स्वीप इन ऑप्शन की बात भी होती है, इसका क्या फायदा है, ये क्या है? ये भी एफडी का एक तरीके का विकल्प है। इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि एक लिमिट लग जाती है कि आपका नितिन ठाकुर का किसी बैंक में एक बैंक अकाउंट है, मान लीजिए एसबीआई में आपका बैंक अकाउंट है, तो जब जब आपने एक लिमिट सेट कर दी 10,000 रुपए, तो जब जब आपके अकाउंट में 10,000 रुपए से ऊपर पैसा होगा ऑटोमेटिक बैंक उसकी एफडी कर देगा। इसमें फायदा ये होता है कि आपको जब पैसे की जरूरत है आप निकालेंगे, जितने दिन पैसा आपका स्वीप इन एफडी में रहेगा उतने दिन का आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो आपने लिक्विडिटी भी ले ली और रिटर्न भी ले लिया, और आपके पास एक लिमिट आपने जो तय की थी वो पैसा हमेशा आपके पास उपलब्ध रहेगा। तो आप ना तो किसी ड्यूरेशन में बंधे, आप नॉर्मल एफडी तोड़ने जाए तो हो सकता है बैंक आपसे प्री मैच्योरिटी चार्ज मांगे, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको किसी प्री मैच्योरिटी चार्ज से भी नहीं गुजरना पड़ता है। जी, अच्छा शुभम जी, हमारे साउंड टीम के साथी हैं सचिन द्विवेदी, उनका एक सवाल आया है, वो पूछता हूं आपसे। एक कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है कि स्मॉल सेविंग्स बैंक की एफडी में इन्वेस्ट करें या फिर कंपनी की एफडी में इन्वेस्ट करें, इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, कंपनी अगर AAA रेटिंग है उस कंपनी की आप रेटिंग तय कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपसे मारुति कोई एफडी के लिए वो निकालती है तो शायद आप ज्यादा भरोसा कर सकते हैं किसी स्मॉल कैप कंपनी से, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बिग बाजार अगर आप शॉपिंग करने गए होंगे तो आप फ्यूचर ग्रुप आपसे एफडी ले रहा था। सिंपल सी बात है कि अगर कोई कंपनी आपसे बैंक से ज्यादा आकर्षक दर पर एफडी मांग रही है तो इसका मतलब कि वो उसको कैश की रिक्वायरमेंट है, वो फंड की क्राइसिस में है। हमें ये समझना चाहिए कि बैंकों से ज्यादा रिस्क निश्चित तौर पर कंपनियों के साथ होता है। अगर कल को कंपनी कोई डिफॉल्ट कर जाती है तो निश्चित तौर पर आपको वहां पर जोखिम उठाना पड़ता है। तो अगर आप कंपनी में निवेश कर रहे हैं, अगर रिलायंस आपसे एफडी मांग रहा है, एल&टी आपसे एफडी मांग रहा है, तो आप शायद उतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना एक बैंक पर। लेकिन हाँ, अगर किसी छोटी कंपनी में आपको एफडी, या छोटे बैंक में भी अगर मैं कहूंगा, अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बैंक है जो कोऑपरेटिव बैंक हैं या जो छोटे छोटे बैंक हैं, वो आपको बहुत आकर्षक दरों पर एफडी कराने का ऑप्शन देते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर बाजार के बेंचमार्क से, मार्केट में बेंचमार्क 6 और 7 चल रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपसे 14% पे एफडी मांग रहा है, 12% पे एफडी मांग रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है? तो निश्चित तौर पर बात है उसको पैसे की ज्यादा जरूरत है, और जब फंड क्राइसिस में है तो क्या वो मैच्योरिटी पे हमारा पैसा दे पाएगा, ये हमें समझना चाहिए। तो किसी कंपनी के में एफडी करें या ना करें, निश्चित तौर पर आपको बैंक से ज्यादा मुनाफा कंपनी में मिलेगा, लेकिन ये जरूर देखें कि वो कंपनी की प्रोफाइल, रेटिंग, अकाउंट किसी सलाहकार की, बाजार सलाहकार की, उस कंपनी के बारे में जरूर ले लें। बिल्कुल।
तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। आज बात हुई एफडी की। उम्मीद है आपको एफडी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब मिले होंगे। अब वक्त आ गया है अंतिम सेगमेंट का, नाम है क्लोजिंग बेल। शुभम, ये बताइए किन जरूरी बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए अगले हफ्ते? देखिए, अगले हफ्ते सबसे बड़ी बात जो है, 1 तारीख को आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है। ब्याज दरों पर फैसला लेगा केंद्रीय बैंक। ये देखना होगा कि वो ब्याज दरों पर क्या फैसला लेता है। पिछली बार की तरह पॉज रखता है या ब्याज दरों में और कटौती करता है। अगर ब्याज दरों में कटौती करता है तो फिर सतर्क हो जाइए, आपकी जमाओं पर फिर से कैंची चलने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर महंगाई को तवज्जो देके आरबीआई यहाँ से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू करता है तो आप ग्रोथ के पर दांव नहीं लगा रहा है आरबीआई, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में रिकवरी और टल सकती है। तो ये 2 कह दे सकते हैं कि आप आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति है, जिसमें आरबीआई का हमको स्टांस देखना होगा। दूसरी बड़ी खबर, सोने और चांदी को बहुत गौर से देखिए, क्योंकि सोने और चांदी में बहुत तेज गिरावट आई है। पिछले अगर आप देखिए तो 5600 का हाई था सोने का, और कल के सत्र में सोने ने 50,000 का भी लेवल तोड़ दिया, यानी 6-6.5 की गिरावट केवल 1 महीने से कम के समय में आ चुकी है। और चांदी अगर आप देखें तो 10,000 रुपए से ज्यादा सस्ती हो गई पिछले 1 हफ्ते के अंदर। तो अगर चांदी में और सोने में इतनी तेज गिरावट है तो क्या ये गिरावट का दौर आगे जारी रहेगा या यहाँ निवेश के मौके क्या बन रहे हैं, इस पर नजर आप रख सकते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव है, कोरोना के केसेस बाजार में उतार चढ़ाव, ऐसा लगता है कि जब तक कोरोना पर कोई एक अहम सही वो नहीं आ जाता है, वैक्सीन नहीं आती कोई, जी हाँ, तब तक ये स्थिति असमंजस की उथल पुथल की बनी रहेगी। आईपीओ बाजार पर नजर रखिए, अगले हफ्ते फिर यूटीआई, एएमसी और कुछ कंपनियां आईपीओ की तैयारी कर रही हैं। आईपीओ बाजार पर भी आप नजर रख सकते हैं। जो इस हफ्ते सब्सक्रिप्शन हुए उनकी लिस्टिंग भी आने वाले दिनों में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी आपका। तो ये था हमारा वीकली प्रोग्राम मनी मैनेजर। 8वां एपिसोड खत्म हुआ। हर शनिवार हम आते हैं, किसी टॉपिक को चुनते हैं, रेशा रेशा उधेड़ते हैं। आज बात हुई है एफडी पर, अगले हफ्ते बात होगी किसी और टॉपिक पर। आज तक रेडियो पर ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। इस प्रोग्राम को डिजाइन और प्रोड्यूस किया है ऋतुराज ने, और ये जो आप बीच बीच में म्यूजिक सुनते रहे उसके सूत्रधार थे सचिन द्विवेदी। प्रोग्राम से जुड़ा कोई भी सवाल हो आपका, सुझाव हो आपका, शिकायत हो आपकी, वो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है radio@aajtak.com। अगले शनिवार लाएंगे मनी मैनेजर का 9वां एपिसोड। तब तक नितिन ठाकुर और हमारे एक्सपर्ट शुभम शंखधार को दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। सुनते रहिए आज तक रेडियो। हैव अ गुड वीकेंड।